नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 8 चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं आज। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में कृषि के बारे में पढ़ा, आपने फसलें कौन कौन सी होती है, फसल किसे कहते हैं, खरपतवार क्या होती है, बुआई कैसे करते हैं। आगे आज अपन पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो सबसे पहले तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। इनको देखने के लिए हमें लेंस की, जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी लेंस की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में ब्रेड, रोटी आदि क्या हो जाती है, नम हो जाती है, जिससे वो सड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा रोटी के टुकड़े या ब्रेड पर सफ़ेद काले धब्बों से क्या हो जाती है, रोटी ढक जाती है। अगर हम इसको आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं तो हमें काले रंग की सूक्ष्म गोल संरचनाएं दिखाई देती है। ये संरचनाएं कहाँ से आई है? इन्हीं संरचनाओं को सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः अपन 4 भागों में बांटते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल। विषाणु की बात करते हैं। वायरस, अभी वायरस चल रहा है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो कोरोना वायरस भी एक तरह का सूक्ष्म जीव ही है। कोरोना वायरस एक तरह का सूक्ष्म जीव है। इसका नाम है COVID-19, COVID-19। तो बात करते हैं वायरस की, विषाणु की। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधों अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। इनके कारण से जुकाम, फ्लू एवं अधिकतर खांसी हो जाती है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो तथा खसरा भी विषाणु के द्वारा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप बता दोगे जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू हो गया, फ्लू मतलब बुखार होती है। इसके अलावा खांसी हो गई, पोलियो हो गया, खसरा हो गया। ये सभी किसके कारणों से होते हैं? विषाणु के कारण से होते हैं। इसके पश्चात आता है अतिसार और मलेरिया। अतिसार और जो मलेरिया बीमारी है वो प्रोटोजोआ द्वारा होती है। अतिसार और मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा होती है। और टाइफाइड और क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीबी को। टाइफाइड और टीबी जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो ये था बेसिक। तो इस अध्याय में हम विशेष सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आपको कुछ जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक के चित्र दिखाए गए हैं। जैसा जीवाणु में आ गए स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। शैवाल है, शैवाल में आ गए क्लेमाइडोनोमास तथा स्पाइरोगाइरा शैवाल। इसके अलावा प्रोटोजोआ में आ गए अमीबा और पैरामीशियम। कवक आते हैं अपने राइजोपस, पेनिसोलियम तथा। बात करते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एककोशिक हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव शीत जगह से लेकर गर्म जगहों सभी जगह पाए जाते हैं। कुछ बर्फीली
जगह पाए जाते हैं, कुछ मरुस्थल दलदल में भी पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे सजीवों पर भी क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, और सूक्ष्म जीव अकेले भी रह सकते हैं। तो आप बता सकते हो बस सूक्ष्म जीव हर जगह रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, दूसरे सजीवों पर जैसे मनुष्य में भी रह सकते हैं, बर्फीली जगह भी रह सकते हैं, मरुस्थल में भी रह सकते हैं, दलदल में भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हम। अब सूक्ष्म जीव और हम में बात करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र भी हैं और हमारे लिए शत्रु भी है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी हैं तथा कुछ अपना दुष्प्रभाव भी मानव शरीर पर रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्र सूक्ष्म जीवों की। आप सभी ने केक खाया होगा, ब्रेड खाई होगी, तो ये बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणु द्वारा किया जाता है, तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जो कार्बनिक अपशिष्ट है अपनाएं, जिनका जो अपघटन है वो किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। और जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरकता मतलब खाद बनाने में भी किया जाता है। औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है और खाद बनाने में भी किया जाता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बात करते हैं आगे दही एवं ब्रेड बनाना। दही एवं ब्रेड बनाना। दही और ब्रेड कैसे बनाई जाती है, तो दही में भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। तो दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी क्या है, सहायक है। ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, इससे पनीर भी बनता है, अचार भी बनता है, और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी क्या होता है, सहायक होता है। सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या होता है, दही होता है। यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, जिससे इडली व डोसा बनाया जाता है। जो यीस्ट होता है उससे क्या बनाया जाता है, इडली और डोसा बनाया जाता है। एक क्रियाकलाप दे रखा है, आप थोड़ी मात्रा में क्या लेते हैं, यीस्ट पाउडर लेते हैं, इसको मिलाकर गूंथ लेते हैं। इसको मिलाकर क्या कर लेते हैं, अपन गूंथ लेते हैं, आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं और चीनी डालकर उसमें यीस्ट मिलाते हैं और इसको गूंथ लेते हैं। और 2 घंटे बाद में अपन देखते हैं कि जो मैदा है वो ऊपर उठा हुआ अपने को दिखता है। तो ये किसके कारण से दिखता है, यीस्ट के कारण से दिखता है। यीस्ट एक प्रकार का क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जिसको जीवाणु कहते हैं, और इसको खमीर के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। इससे क्या होता है, यीस्ट तीव्रता से जनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का क्या कर देते हैं, आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे अपन क्या करते हैं, ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर, जैसे मैंने पहले बताया, बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग शराब बनाने में, अल्कोहल में, एसिड के उत्पादन में किया जाता है। जो गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो अल्कोहल और शराब किससे बनती है, गेहूँ, चावल, जौ एवं फलों के रस में क्या करते हैं, प्राकृतिक शर्करा में क्या मिला देते हैं, यीस्ट मिला देते हैं, खमीर को मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, शराब का। बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग की। भाई औषधियों में कैसे सूक्ष्म जीव काम में आते हैं, आपने देखा होगा, जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। इसके अलावा अन्य प्रतिजीवी गोलियां और कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या होता है, सूक्ष्म जीव ही होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है
तथा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है, जिसमें कौन कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाली क्या है? प्रतिजैविक है। ये स्टूडेंट्स दवाइयों के नाम हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। आपको एक आर्टिकल दे रखा है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग किया। तब उन्होंने देखा कि अचानक संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे जीवाणु उन्होंने क्या किया? देखा। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु को क्या करते हैं? वृद्धि को रोकते हैं। उसके पश्चात उन्होंने बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये भी आपको पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं पशु आहार में और कुक्कुटों के आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है और प्रतिजैविक का उपयोग कर पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। लेकिन हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं, चाहे पशुओं के लिए हो, चाहे इंसान के लिए हो या चाहे पौधों के लिए हो, उसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि प्रतिजैविक आवश्यकता से अधिक मात्रा पर लेने पर नुकसानदायक हो सकता है। आगे बात करते हैं वैक्सीन, टीका। आपने देखा होगा बचपन में सभी बच्चों के टीके लगाए जाते हैं। और टीका क्यों लगाया जाता है? तो टीका स्टूडेंट्स इसलिए लगाया जाता है कि जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बना रहता है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए क्या करता है? रक्षा करता है। और इस प्रतिरक्षी जो रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी रक्षा कर रहा है, इसे ही क्या कहते हैं? वैक्सीन या टीका कहते हैं। बचपन में हमारे हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के वैक्सीन लगाए जाते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पोलियो के वैक्सीन भी दिए जाते हैं, चेचक के भी वैक्सीन दिए जाते हैं छोटे बच्चों में। बात करते हैं अब मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरकता में भी वृद्धि करता है। मैंने क्या कहा था कि ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तथा भूमि को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, जो अपने कृषि कार्यों में क्या रहती है? बहुत ही अति आवश्यक होती है, बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होती है। तो मिट्टी में उर्वरकता शक्ति की बात करते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है तथा इसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। अतः सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारकों में जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया किसको बोलते हैं? नीले हरे शैवाल को, वो बहुत ही आवश्यक होता है और इसके द्वारा नाइट्रोजन का क्या किया जाता है? स्थिरीकरण किया जाता है। इसके बाद में आता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण हमारे जीवन के लिए क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन कर देते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं, अतः हानिकारक और दुर्गंध युक्त
पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। जितना भी अपशिष्ट होता है ना अपने पर्यावरण में, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं और पर्यावरण का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपशिष्टों का अपघटन करके पर्यावरण को